स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के ताज़ा अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करें हमारा नमस्कार। श्रोताओं, 11 जुलाई को हर वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा द्वारा अनियंत्रित बढ़ती जनसंख्या को रोकने और जन जागरूकता के उद्देश्य से 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। वर्ष 1989 से प्रतिवर्ष इसे दुनिया भर के देशों में एक नई थीम के साथ मनाया जाता है। विश्व भर में आयोजित कार्यक्रमों से आम जन तक जनसंख्या बढ़ोतरी पर लगाम कसने, इससे पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के बारे में संदेश प्रसारित किए जाएंगे। देश में जनसंख्या विस्फोट ने हमारे विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। जितनी बड़ी देश की जनसंख्या, उतनी बड़ी समस्याएं। इसीलिए बढ़ी हुई जनसंख्या को कम करना हमारे लिए बेहद आवश्यक है, चाहे ये विश्व हो या भारत की जनसंख्या। लंबे समय के विकास और संसाधनों पर समान वितरण के लिए इस पर नियंत्रण करना जरूरी है। दरअसल विश्व की जनसंख्या को 1 अरब तक पहुंचने में हजारों साल लगे थे, लेकिन इसके बाद सिर्फ 200 साल में ही आबादी 7 गुना तक बढ़ गई। 2011 में विश्व की आबादी 7 अरब को भी पार कर गई। अनुमान के मुताबिक 2030 तक विश्व की आबादी 8.5 अरब और 2050 तक 9 अरब और 2100 में 10.9 अरब होगी। जनसंख्या में ये वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि प्रजनन आयु तक पहुंचने वाली व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है। तीव्र शहरीकरण, तीव्र प्रवासन की वजह से प्रजनन दर में महत्वपूर्ण बदलाव भी जनसंख्या में वृद्धि का प्रमुख कारण है। चूंकि विश्व में इतनी आबादी के लिए संसाधन नहीं है, इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। जनसंख्या दिवस के महत्व के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक साल इस दिन जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर चर्चा की जाती है और इससे पारिस्थितिकी तंत्र और मानवता को जो नुकसान पहुंचता है, उसके प्रति जागरूक करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। लैंगिक समानता, परिवार नियोजन, गरीबी, नागरिक अधिकार, माँ और बच्चे का स्वास्थ्य, गर्भ निरोधक दवाओं के इस्तेमाल से लेकर यौन जैसे सभी गंभीर विषयों पर विचार विमर्श होता है। कोविड-19 महामारी के इस दौर में हम बढ़ी हुई आबादी के दुष्परिणामों को समझ गए हैं। मेडिकल संसाधनों के अभाव ने इस महामारी में कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इसलिए जनसंख्या प्रबंधन न सिर्फ देश बल्कि विश्व के लिए भी बेहद आवश्यक है। दोस्तों, किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है, उसे प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड कहा जाता है। इसका उद्देश्य कम से कम साधनों में इतनी व्यवस्था करना होता है कि चोटग्रस्त व्यक्ति को सम्यक इलाज कराने की स्थिति में लाने में लगने वाले समय में कम से कम नुकसान हो। आइए सुनते हैं इसी विषय पर ली गई एक भेंटवार्ता। विषय है आपातकाल स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पीयूष रंजन। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता। भेंट करता है आदित्य कुमार। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि फर्स्ट एड क्या होती है? जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार, जो पहली सहायता उसको मिलती है। यह कहीं भी हो सकती है, अस्पताल में, अस्पताल के बाहर, सड़क पे, कहीं भी। डॉक्टर साहब, कोई भी आम व्यक्ति जो है वो क्या प्राथमिक उपचार दे सकता है? हाँ, बिल्कुल दे सकता है, लेकिन ये उसके लिए बहुत जरूरी है कि या तो उसने कोई ट्रेनिंग करी हो छोटी। आजकल जो गवर्नमेंट हमारी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एक दिन की फर्स्ट एड की ट्रेनिंग कई जगहों पे करा रही है। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर बन जा रहे हो, पर जैसा कहा जाता है कि कुछ भी इमरजेंसी हो, चाहे हार्ट अटैक हो, स्ट्रोक हो, चाहे आपको एक्सीडेंट हो, हमें कहाँ ले जाना है? हॉस्पिटल ले जाना है। पर हमारे देश में जो दूरी है और जो समय जाया होता है इसमें, इस वजह से काफी लोगों की डेथ हो जाती है। तो उस समय का हम किस तरह से उपयोग करें, बिना किसी गैजेट के, बिना किसी टेस्ट के, उस चीज को करने के लिए कोई भी आम आदमी कर सकता है। होना क्या चाहिए? उसका इंटेंट होना चाहिए वो मदद करने को। आजकल जैसे लोग वीडियोस बना रहे होते हैं, उससे अच्छा अगर वो मदद करे तो फिर इच्छा शक्ति होनी चाहिए और उसको सही में मदद करने की इच्छा अंदर से होनी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने कहा ट्रेनिंग देते हैं या प्रशिक्षण देते हैं, किस तरह का ट्रेनिंग होती है? ये प्रशिक्षण जो मिनिस्ट्री कराती है वो 1 दिन का होता है, 8 घंटे हम कह सकते हैं। उस पर कुछ लेक्चर्स होते हैं जिसमें सारे इमरजेंसीज को कवर करने की कोशिश की जाती है। अगर कॉमन कहें, जैसे सबसे ज्यादा मृत्यु होती है हमारी हार्ट अटैक से, इस्केमिक हार्ट
हार्ट डिजीज, स्ट्रोक हो गया, उसके बाद ट्रॉमा हो गई, चोट जो होते हैं, उसके छोटे टॉपिक जैसे डॉग बाइट, स्नेक बाइट, जल जाना, इन सब चीजों पे छोटे लेक्चर्स होते हैं। और फिर कुछ हम हैंड्स ऑन जो स्किल्स है वो भी इंपार्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि CPR, उसमें वो माउथ टू माउथ ब्रेथ वाला नहीं करते, हम करते हैं COLS, कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। फिर हाथ कट जाए तो उसमें बैंडेजिंग कैसे करनी है, हाथ पैर टूट जाए तो उसमें स्प्लिंट कैसे लगाना है, किस तरह से विक्टिम को बिना स्पाइन इंजरी बढ़े हुए, क्योंकि अगर किसी को पार्शियल इंजरी हुई है, हम गलत तरीके से अगर ले जाते हैं, हमें तो लगता है मदद कर रहे हैं, पर उस गलत तरीके से ले जाने की वजह से वो कंप्लीट इंजरी हो सकती है और शायद चारों हाथ पैर काम ना करें। तो वो भी बहुत जरूरी है ले जाना, और कहाँ ले जाना ये भी जरूरी होती है। अक्सर हम देखते हैं सड़क किनारे कोई एक्सीडेंट हुआ, हम सीधा उसको ऑटो रिक्शा में किसी तरह डालते हैं और किसी नजदीक हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं, ये ना सोचते हुए कि यहाँ क्या सुविधाएं हैं और क्या नहीं है। तो फिर हम दर दर ठोकरे खा के फिर सही जगह पहुंचते हैं। तो इसका भी एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरह के अस्पताल में किनको ले जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने ट्रेनिंग के विषय में हमें बताया, अगर कोई व्यक्ति करना चाहे तो वो किस तरह कहाँ संपर्क कर सकता है, अगर हम अपनी दिल्ली की बात करें या आसपास किसी भी इलाके में? जी, दिल्ली में तो खास करके यह काफी अच्छे से चल रहा है। तो इसमें अगर वो कोई ग्रुप के साथ संपर्क करे, मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिख के, DGHS में खास करके, तो यह पॉसिबल है। डॉक्टर साहब, अक्सर ये भी देखने में आया है कि लोग एक्सीडेंट होने के दौरान मदद करने में थोड़ा झिझकते हैं, तो इस झिझक को किस तरह दूर किया जा सकता है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, और इस बारे में आप कुछ बताना चाहिए? जी, मैं सच बताऊं तो लोग की क्या बात करें, हमारे से पढ़े लिखे लोग, इवन डॉक्टर्स भी परहेज करते हैं, क्यों जाऊं मैं, कल को फिर पुलिस मुझे बुलाएगी कि आप ही ने तो नहीं एक्सीडेंट कर लिया, या कुछ भी जो भी डर होता है, अप्रीहेंशन होता है। तो इसके लिए जो हमारे कोर्ट हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक ऑर्डर निकाला है, गुड समैरिटन लॉ कहते हैं उसे। उसमें कहा गया है कि आप अगर किसी को हेल्प करते हो, सिर्फ आपने कुछ नहीं करा, आपने फर्स्ट एड भी नहीं दिया, आप अगर टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचा देते हो, तो आपसे पूछताछ नहीं की जाएगी, आपको परेशान बेवजह नहीं की जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर जैसा आपने बताया इच्छा शक्ति है और थोड़ी हमारी ट्रेनिंग है, तो हम हेल्प भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कई बार होता ही है कि पीड़ित व्यक्ति को लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा दुविधा में रहते हैं कि इनको हॉस्पिटल ले जाया जाए या फर्स्ट एड दी जाए। इस विषय में आप देखिए, हमारा उद्देश्य है कि मरीज को या विक्टिम को फर्स्ट एड ले जाए किसी भी बीमारी में, लेकिन वो जो समय है उसमें अगर हम कुछ कर पाए तो अच्छी बात है। एक दो कंडीशंस ऐसे हैं, जैसे खाते वक्त कुछ चीज ऐसी फंस गई गले में, बहुत बड़ा सा एक बोलस आपने लिया और फंस गया, और अब सांस नहीं आ रही, आदमी बोल नहीं पा रहा, यानी वो अटक गया है रास्ते में। कोई व्यक्ति अगर नहीं बोल पा रहा है तो समझना चाहिए बहुत ही सीरियस है, क्योंकि उसके रास्ते में या तो कोई रुकावट है या फिर बहुत ही सीरियस है वो। तो उस स्थिति में हम एक तरीका होता है जिसमें मुट्ठी को बंद करके छाती के ठीक नीचे उसको झुका के विक्टिम को जोर से थर्स्ट लगाते हैं, जोर डालते हैं तो वो बाहर आ जाता है। तो वैसी स्थिति में आपको जो करना है वही करना है, हॉस्पिटल जाके फायदा नहीं है। या फिर जैसे हार्ट रुक गई हो, हार्ट अटैक के बाद जो कार्डियक अरेस्ट हो गई, रुक गई है, हृदय गति रुक जाए, तो आपको उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप वहां पे उसको रिवाइव कर सकते हैं अपनी ट्रेनिंग अनुसार, या आप एम्बुलेंस या ट्रेंड जो पर्सन है उनको बुलाइए, तो ही फायदा है। बाकी सब स्थिति में आप हॉस्पिटल ले जाइए। हार्ट टूट गया है, आप रास्ते में ही स्प्लिंट लगा सकते हैं, किसी भी फट्टे को, कोई लकड़ी का डंडा जो कि दो जॉइंट को क्रॉस करे, उसको आप बांध सकते हैं, तो पेन कम हो जाती है। आसपास की जो सराउंडिंग जो नर्व्स वगैरह होती है उसको डैमेज कम होती है। तो ये सब रास्ते में भी किया जा सकता है। ये सब चीजें डॉक्टर साहब आप कहना चाह रहे हैं मददगार साबित हो सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आमतौर पे घर के अंदर और घर के बाहर कौन कौन सी कॉमन स्थितियां होती हैं? जैसे घर के अंदर मैंने जो बताया, चोकिंग जिसे कहते हैं, वो गले में खाने के रास्ते में जो खाते हैं उसको खाने के रास्ते से जाना चाहिए, लेकिन कभी वो सांस के रास्ते में भी चला जाता है, खास करके हम बात कर रहे हो। तो हमने सबने एक्सपीरियंस किया होगा, थोड़ी बहुत खांसी होती है, तो खांसी होती है, उस चीज को बाहर निकालने के लिए बॉडी का रिस्पॉन्स। लेकिन अगर बोलस इतना बड़ा हो और वो अटक जाए पूरी तरह से, तो ये मैकेनिज्म भी काम नहीं करती। तो क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पाता। तो एक मैं सुनने वालों को बताना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई व्यक्ति अगर बात कर रहा है, इसका मतलब बात करने के लिए जो हवा बाहर आ रही है जिस रास्ते से, उसको हम एयरवे कहते हैं, जो नाक और मुंह से शुरू होकर फेफड़ों तक हवा ले जाती है। तो अगर हम बात करने के लिए हवा बाहर आ सकती है तो ऑक्सीजन भी जा रहा होगा, यानी ये रास्ता क्लियर है। तो कोई भी सीरियस विक्टिम अगर आता है, मरीज किसी भी तरह का, अगर वो बात कर पा रहा है, तो हम तात्कालिक रूप से कह सकते हैं कि ऑक्सीजन भी शरीर में जा रही है, और फेफड़ा अगर सही काम कर रहा है तो यानी गैस एक्सचेंज भी अच्छे से हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन जो है अब वातावरण से हमने ऑक्सीजन लेके हमारे शरीर ने अब उसको ब्लड में डाल दिया ताकि वो जगह जगह जा सके, हमारे ब्रेन में भी जा सके, ताकि हम चीजों को सुन सकें, बोल सकें। तो कोई व्यक्ति सिंपल अगर वो बता पा रहा है कि मेरा नाम ये है, ये हुआ था, उस समय में 10 मिनट बाद क्या होगा कह नहीं सकते, बट उस समय में उसका लंग, उसका जो हार्ट का जो फंक्शन है और ब्रेन ठीक काम कर रहा है। डॉक्टर साहब, तो आपने हमें घर में वाली बताई, और बाहर वाली अगर
जो घर के बाहर आमतौर पे देखी जाती हैं? जी, तो पहले और घर वाली एक दो बताते हैं घर में क्या और हो सकता है। एक मिर्गी के दौरे बोलते हैं, पड़ते हैं जी। तो उसमें आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि चम्मच डालते हैं, उंगली डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि उनको लगता है कि जीभ पलट जाएगी तो दिक्कत होगी। ये सोच सही है कि पलट जाए जीभ तो दिक्कत होती है, खास करके एक बेहोश मरीज में। तो उसमें लेकिन तरीका गलत है उसको रोकने का। सबसे अच्छा तरीका, एक करवट लिटा दें, खास करके बाई करवट आप लिटा दें तो जीभ जो है पीछे नहीं जाएगी, वो बाहर को लटक जाएगी और आपका एयरवे जो है वो खुला रहेगा। और जो हाथ पैर हिलते हैं उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर जो दौड़े होते हैं वो अपने आप रुक जाते हैं। ना रुके अस्पताल का रुख कीजिए, रुक भी गए तो भी सेटल होने के बाद हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। तीसरी होती है किसी को दम्मा होता है, उनको अटैक आ गया, तो ज्यादातर अगर घर में तो उनको पता होता है कि ये पेशेंट है, इनके इनहेलर्स होते हैं, जो दवाइयां होती हैं वो दें। वो विक्टिम बैठना पसंद करते हैं, लेटना नहीं पसंद करते, तो आपको समझना चाहिए कि अटैक है दम्मे का, तो उसको हम उसी तरह से केयर। तो घर में आसान होता है, बट यही विक्टिम बाहर होता है, पता लगाने मुश्किल होता है इनको हुआ क्या है, सांस में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। फिर आती है स्ट्रोक, खास करके ठंड के दिनों में बुजुर्गों में डेथ का बड़ा कॉमन कारण है। बीपी अचानक शूट कर जाती है, कई बार नसें ब्लॉक हो जाती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो वो फेस जो है उसमें एसिमेट्री आ जाती है। आप अगर लिप्स को देखेंगे तो आपको एक तरफ का टेढ़ा दिख सकता है। हाथ पैर जो उस तरफ के काम नहीं कर सकते हैं, वीक हो जाते हैं। अगर हम कहीं उंगली को पकड़ो नहीं हो रहा, चल नहीं पा रहे। और स्पीच जो होती है, बात करने में दिक्कत होती है। जैसे मैं बात कर रहा हूं क्लियरली, वैसी आवाज आएगी, इस तरह से आवाज आएगी, तो हमें समझना चाहिए ये स्ट्रोक है, जल्दी हॉस्पिटल ले जाना है। क्योंकि एक तरह के स्ट्रोक में अगर हम जल्दी ले जाते हैं तो जो क्लॉट जमा है उसको रिवर्स किया जा सकता है। और इसके अलावा जो सबसे कॉमन कारण डेथ का वो हार्ट अटैक। और उसमें हम गलती क्या करते हैं, अक्सर हम मरीज को भी पैनिक कर देते हैं, खुद भी पैनिक हो जाते हैं। ठीक है, हम घर में कुछ नहीं कर सकते वहां पे, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, अगर कुछ दवाइयां डॉक्टर्स ने कही हुई हैं जीभ के नीचे रखने वाली या जो भी, वो रख सकते हैं। बंद कमरे हैं तो खिड़कियां खोल सकते हैं, थोड़े लूज कर सकते हैं कपड़े को, और उनको रिएश्योर करते हुए, समझाते हुए हम धीरे धीरे चला के या हो सके तो उठा के गाड़ी में लेके आके हॉस्पिटल को ला सकते हैं। नहीं तो आपने सुना होगा कि उनको छाती में दर्द हुआ और वो रास्ते में डेथ हो गई। जब हॉस्पिटल पहुंचे तब तक वो जिंदा नहीं थे, क्योंकि हमने वो सारा, एक तो डिमांड ऑलरेडी हार्ट जो है वो कोप नहीं कर पा रहा था उससे, और आपने उनको और डिमांड बढ़ा दिया ये जल्दी जल्दी करवा के, मेहनत करवा के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी इसको ये ना समझे कि सुबह इन्होंने स्पाइसी नाश्ता कर लिया था उस वजह से छाती में जलन हो रही है, हार्ट अटैक नहीं हो सकता। ये किसी को भी आ सकता है, आजकल बहुत यंग एज पे भी हो रहा है। गोल्डन आवर्स रहते हैं उनको, हमें मतलब जी किसी तरह उनको यूज करना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम काफी बढ़ सकती है। डॉक्टर साहब, अभी हार्ट अटैक और स्ट्रोक की आपने बात की, तो उसको आपने हमें किस तरह पहचाना ये तो आपने बताया, लेकिन डॉक्टर साहब अगर जो उम्र दराज लोग हैं उनमें अगर बीपी शूट करता है, बीपी एकदम से बढ़ता है, तो किस तरीके से और किस वक्त आमतौर पे देखा जाता है कि अगर रात की अवस्था में, जाड़ों में होता है या अर्ली मॉर्निंग होता है, उस बारे में थोड़ा जानकारी दें। हो तो कभी भी सकता है, बट रात में या अर्ली मॉर्निंग क्या होता है, बुजुर्ग हैं, मेल हैं खास के, तो पेशाब करने उठते हैं बार बार, तो उस वक्त वो अचानक से अपनी जो रजाइयां वगैरह हटा देते हैं, तो वो खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं तो उस समय बीपी काफी शूट करता है। अदरवाइज सही तरीका तो ये है, जो जिनको बीपी की शिकायत है वो रेगुलर अपनी जांच कराएं, तो ये नौबत कम आए। और जो दवाइयां ले रहे हैं उनको मिस नहीं करना चाहिए, दवाइयों को मिस नहीं करना चाहिए। कई बार ये सोचते हैं मैंने डॉक्टर ने 2 दवाई दी है तो मैं एक ही लूं, एक ना लूं। दोस्तों कई बार ये होता है कि हाथ पैर जलने की घर में अक्सर इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में हमें किस तरह फर्स्ट एड देना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर कहीं भी जलता है, छोटा सा एरिया अगर इन्वॉल्व है जलने का, तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हमें कम से कम 20 मिनट जो है पानी के नीचे रखें तो फायदा होगा। लोग कह सकते हैं कि और कम क्यों नहीं, कम में भी हमारा हाथ ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहना चाहूंगा सुनने वालों को कि अगर हमने कभी अगर अंडा छीला हो या आलू को पील ऑफ किया हो, तो हमें पता होगा जो जब वो छिलका हम हटा रहे होते हैं तो ठंडा होता है आलू पानी में डालने के बाद, लेकिन फिर अंदर गर्म पाया जाता है। तो उसी तरह से हमारे अंदर वो फिर गर्मी रहती है, तो थोड़ा ज्यादा देर तक हमें पानी में करना चाहिए। और जो फफोले अगर बन गए तो समझिए ये सुपरफिशियल बर्न है, इससे ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। उसको फोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर वहां एक रॉ एरिया बन जाएगा, उसको ड्रेस करते रहना पड़ेगा आपको। फफोला ठीक है, वो अपने आप फट जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर बड़ा एरिया इन्वॉल्व है तो हम उसको धो नहीं सकते टैप वाटर में, तो हम रैप करेंगे कोई कॉटन के कपड़े में भिगो के, और हम हॉस्पिटल की ओर जाएंगे। और रही बात मलहम की, कुछ जो अवेलेबल है लगाने की, छोटा है जहां हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं तो आपने लगा दी, कोई बात नहीं। बट अगर बड़ा एरिया है उसमें आप लगाते हैं तो हॉस्पिटल में हमें हटा के देखना होता है कितना डेप्थ है और कितना बड़ा एरिया इन्वॉल्व है। तो अल्टीमेटली जो स्पेशलिस्ट हैं बर्न देखने वाले, वो हटा के देखेंगे ही, तो फिर उसका भी बहुत फायदा नहीं है। मैंने कहने का मतलब हमें उस चीज में वक्त जाया नहीं करनी चाहिए। और अगर फेस में बर्न है वो थोड़ी ज्यादा इमरजेंसी होती है, क्योंकि सांस के रास्ते में अगर बर्न थोड़ा भी हो जाए तो सूजन आके सांस में तकलीफ आ सकती है। पता कैसे चले? हमें फेस में जला हुआ दिख सकता है, दाढ़ी या बाल आपको जले दिख सकते हैं। और अगर
कोई थूके तो काले काले जो है पदार्थ वो बाहर आ सकते हैं थूक के साथ, और मुंह में भी कालापन दिख सकता है अंदर को। तो ये सब लक्षण है कि अंदर जला है, दैट्स एन इमरजेंसी। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसे आपने बाहर की आपातकालीन स्थितियों के बारे में देखा गया है कि लोगों की कार या किसी वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और उनके हाथ पैर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इस अवस्था में किस प्रकार प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है? जी, हम ये बताते हैं कि अगर आपके किसी के हाथ में भी चोट लगी हो या पैर में ब्लीडिंग भी हो रही हो, तब भी हमें, जो मैंने बताया, एयरवे को देखना चाहिए। हमें पूछना चाहिए नाम क्या है सामने जाके विक्टिम के। अगर वो नाम बोल पा रहा है या कुछ भी बोल पा रहा है ढंग से, आपके क्वेश्चन को आंसर कर रहा है, इसका मतलब ब्लीडिंग इतनी ज्यादा नहीं हुई कि ब्रेन तक असर हो, अभी भी ऑक्सीजन जारी ब्रेन को, तो हमें थोड़ा रिएश्योरेंस मिलता है। तो फिर हम क्या करते हैं, कोई भी ब्लीडिंग को हम प्रेशर से रोक सकते हैं। ज्यादातर हम, जैसे मैं एक सर्जन हूँ, ऑपरेशन में भी ब्लीडिंग ज्यादा होती है, पहला काम हम यही करते हैं कि प्रेशर डालते हैं उसको। हाँ, खाली हाथ से ना दबाएं, कुछ अगर ग्लव्स मिल जाए ठीक है, नहीं तो कोई भी ऐसी चीज, एक बैरियर का यूज करें ताकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए। और अब दबा के 10 मिनट देख सकते हैं, अगर बंद नहीं होती तो दबा के ही हॉस्पिटल हमें ले जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और आप अपना कीमती वक्त ने निकाल के हमारे स्टूडियो आए, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपातकाल स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा। अभी आप डॉक्टर पीयूष रंजन, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली से ली गई ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। बरसात का मौसम बीमारियों को आमंत्रित करने का मौसम होता है, क्योंकि इस मौसम में बारिश से कई स्थानों पर जल जमाव, कीचड़ और गंदगी से पैदा होने वाले मच्छर और बैक्टीरिया बीमारियां फैलाते हैं। इसके अलावा मौसम में नमी के कारण बैक्टीरिया अधिक पनपते हैं, जो पानी और खाद्य पदार्थों को दूषित कर शरीर की बीमारियों का कारण बनते हैं। श्रोताओं, बारिश में मच्छरों द्वारा फैलने वाली प्रमुख बीमारियां हैं मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। इसी विषय पर अधिक जानकारी लेने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया डॉक्टर कपिल यादव को, जो प्रोफेसर है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता। विषय है मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, इसके लक्षण, बचाव और उपचार। आज हमारे साथ है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड साइंसेज के डॉक्टर कपिल यादव, जो जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जो है, इनके लक्षण क्या होते हैं। तो शुरुआत करते हैं मलेरिया से। तीनों बीमारियों का जो कॉमन चीज है कि तीनों मच्छरों से फैलने वाली हैं, और इनके लक्षण देखें तो मेन जो कॉमन होता है वो है बुखार। बुखार का नेचर थोड़ा थोड़ा भिन्न होता है तीनों बीमारियों में। जैसे मलेरिया का बुखार देखिए तो बहुत तीव्र बुखार होता है, हाई डिग्री ऑफ फीवर जो बोलते हैं। और जो क्लासिक फीवर डिस्क्राइब किया गया वो साइकिलिकल होता है कि हर तीसरे दिन आएगा या हर चौथे दिन आएगा। अच्छा, ये एक साइकिल है। साइकिल वो मलेरिया, जैसे 4 टाइप का मलेरिया होता है। मलेरिया वाइवेक्स होता है जो सबसे कॉमन होता है। एक मलेरिया फैल्सीपैरम होता है जिसको दिमागी मलेरिया भी बोलते हैं, जो सबसे सिवियर फॉर्म का मलेरिया होता है। एक मलेरिया होता है और एक मलेरिया ओवेल होता है। ओवेल इंडिया में नहीं पाया जाता है। तो तीन प्रमुख, तो इन तीनों का साइकिल अलग अलग होता है। लेकिन एक बात जो ध्यान रखने योग्य है कि अब भारतवर्ष एक एंडेमिक रीजन है जहां तक मलेरिया का सवाल है। तो जो क्लासिकल पिक्चर होती है कि जो साइक्लिक बुखार की, एक ज्यादातर केसेस में नहीं पाई जाती। सो कोई भी हाई ग्रेड फीवर जो मानसून के सीजन में हो, उसमें हमें मलेरिया का संदेह जरूर ज्यादा होना चाहिए। दूसरा सिम्टम जो बहुत ज्यादा ध्यान रखने योग्य है वो है बुखार के अलावा कि कपकपी, और जब बुखार छूटता है तो आपको बहुत पसीना आता है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम मलेरिया का बोलते हैं। जहां तक रही दिमागी मलेरिया का सवाल, उसमें जो आपका बोलते हैं कि आदमी खाना छूट जाता है, बहुत ज्यादा बेहोशी की हालत में रहता है, जो फैल्सीपैरम हम बोलते हैं, वो उसके लक्षण होते हैं। अब डॉक्टर साहब, मान लीजिए ये लक्षण अगर कोई भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, उनको ये लक्षण है, तो उनका पहला, जो हम कहते हैं कि पहला कदम क्या होना चाहिए? अब भारतवर्ष इस मामले में हमेशा सौभाग्यशाली रहा है कि सरकार ने बहुत पहले से, अभी का नहीं, पिछले 50 साल से स्वास्थ्य कार्यक्रम चला रखे हैं डिजीज के लिए। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम था जो हमने 1956 के आसपास कभी शुरू किया था। तो उसमें व्यवधान है, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में एक हमारे जो मल्टीपर्पज वर्कर होते हैं, और इनके टेस्ट बहुत सिंपल हैं। आपका एक सिंपल ब्लड स्मीयर बनता है, खून की एक बूंद आपकी उंगली से लेकर उसमें इसकी जांच की जा सकती है। किसी भी छोटे से प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ये जांच पॉसिबल है। हम 2 तरह का स्मीयर बनाते हैं, थिक और थिन स्मीयर बनाते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं। पिछले 4-5 सालों में जो, अब उसको हम बोलते हैं नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जो उसका नया नामकरण हुआ है, उसमें एक प्रावधान आया है कि रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स करके हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। वो सिंपल किट होते हैं जिसमें आप एक
प्रिक करके एक बूंद खून डालें तो विद इन 30 सेकेंड 40 सेकेंड आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। 30 से 40 सेकेंड में हमें पता चल जाता है कि आपको मलेरिया बुखार है या नहीं है जी। और वो हर जगह अवेलेबल है, हर सेंटर में, हेल्थ सेंटर में सरकार उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराती है। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, अगर मलेरिया पता चल जाता है कि हम मलेरिया से पीड़ित हैं, तो फिर आगे का उपचार क्या होता है? मलेरिया का एक चीज जो जानने की जरूरत है कि मलेरिया ज्यादातर इंडिया में दूर दराज वाले एरियाज में होता है, जो आपके रिमोट एरियाज हैं, और ट्राइबल पॉपुलेशन में जो फैल्सीपेरम है, जो ज्यादा सिवियर फॉर्म ऑफ मलेरिया है, वो ज्यादा तादाद में पाया जाता है। तो उपचार के 2 चीजें हमें ध्यान रखनी है। एक तो है कि जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस का टेस्ट कराना जी, कि पता चल जाए मलेरिया है। उसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो क्लोरोक्विन के टैबलेट्स होते हैं जो 3 दिन तक रोज खाने, वो सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराती है। कुछ एरियाज हैं जहां पर अब रेजिस्टेंस पाया जाने लगा है, जबकि जो नॉर्मल क्लोरोक्विन है उससे वो असरदार नहीं होता, तो उसके लिए हम एक बोलते हैं आर्टूसनेट कॉम्बिनेशन थेरेपी और ACT, वो भी प्रोग्राम के तहत मुफ्त मुहैया कराई जाती है। वो आपका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। आप अगर उन डिस्ट्रिक्ट्स में 117 डिस्ट्रिक्ट सरकार ने आइडेंटिफाई किए, अगर उनमें है तो वहां आप ACT आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बन जाता है। एक बात जो ध्यान रखने की है कि जब भी आप मलेरिया की दवाई ले रहे हैं तो कोर्स पूरा करिए। अगर वो 3 दिन की दवा है तो 3 दिन पूरा लीजिए, उसके साथ आपको 14 दिन के लिए एक और दवाई लेनी होती है, तो वो भी आप जो संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दवाई वो जरूरी होती है। अच्छा जी। तो वो कोर्स पूरा करिए। इससे न केवल आपको फायदा होगा बल्कि समाज में मर्ज आगे नहीं फैलेगा, आगे आप उसको फैला नहीं, और रेजिस्टेंस नहीं डेवलप होगा। तो उस बात का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर साहब, अगर मलेरिया का इलाज के दौरान कोई भी कोताही बरत दी अगर किसी मरीज ने या परिवार के किसी सदस्य ने, तो क्या मलेरिया खतरनाक भी हो सकता है? मलेरिया यही एक है क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है। आज भी इस टाइम और उसमें हमारे काफी मौतें मलेरिया की वजह से होती है, स्पेशली जो हम बोलते हैं कि वल्नरेबल एज ग्रुप में बहुत छोटे बच्चे होते हैं, बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग जो हमारे हैं, प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनमें बीमारी जानलेवा हो सकती है। और स्पेशली जो फैल्सीपेरम मलेरिया है, जो दिमागी मलेरिया है, तो अगर आपके टेस्ट में इनके किट भी अलग अलग आते हैं, फैल्सीपेरम का अलग आता है और नॉर्मल मलेरिया जो वाइवेक्स है उसका अलग आता है, तो अगर फैल्सीपेरम पॉजिटिव आ रहा है तो आपको थोड़ा एग्रेसिव ट्रीटमेंट का जरूरत होता है, तो वो ध्यान रखने योग्य बात है। और डॉक्टर साहब, अब हम बात कर लेते हैं डेंगू की, क्योंकि डेंगू भी हमारे भारतवर्ष में क्योंकि मच्छर से ही फैलता है और डेंगू भी हमेशा इस सीजन में बहुत ज्यादा पाया जाता है। डेंगू एक जैसे देखें तो प्राइमरली एक अर्बनाइजेशन का डिजीज है, यानी शहरों में ज्यादा पाया जाता है। शहरों में भी, घरों में ज्यादा पाया जाता है क्योंकि इसका जो मच्छर होता है, जो एडिस एजिप्टी हम बोलते हैं या टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं, वो आपके बाहर गंदे पानी में नहीं मिलता। वो घर में जो स्टेगनेंट वाटर होता है, आपका साफ पानी, जो कूलर का पानी है, छतों पर टायर हैं, जो बॉटल्स पड़े हैं, उसमें रहने वाले पानी में पाया जाता है। जहां तक रही सिम्टम्स का सवाल, तो जो डेंगू है, डेंगू में भी आपका बुखार आता है, बुखार के साथ जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द होना, और एक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर डेंगू का होता है वो होता है शरीर पे चकत्ते हो जाना, जो मलेरिया में नहीं पाया जाता। तो आपके लाल रंग के या ननीले रंग के चकत्ते पूरे शरीर में पाए जाते हैं। एक सिवियर फॉर्म ऑफ डेंगू होता है जिसे आप डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं जी। जो अगर 1000 लोगों को डेंगू है तो उनमें से 1 को होता है, और वो क्लासिकली होता है जब आप, जैसे 4 टाइप का डेंगू होता है, 1, 2, 3, 4, तो अगर आपको 2 टाइप के डेंगू का एक के बाद एक संक्रमण हो तो आपको DHF या DSS हो सकता है, और ये पोटेंशियली जानलेवा डिजीज है। तो डॉक्टर साहब, इससे किस तरह बच सकते हैं इंसान? इन तीनों डिजीज का बचने का जो बेसिक, अगर आपको जैसे हम पब्लिक हेल्थ में बोलते हैं, वो है कि मच्छर का कंट्रोल। और डेंगू का मच्छर तो डॉक्टर साहब दिन में ही काटता है, घर में काटता है, तो इसका ज्यादातर ओनस आपके ऊपर है। आप अपने घर में पानी ना इकट्ठा होने दें। कहते हैं कि आधा चम्मच पानी भी सफिशिएंट है डेंगू के मच्छर को पनपने के लिए। तो अगर उतना भी आप प्रिवेंट करेंगे अपने घर में, जैसे अगर कूलर है, कूलर में पानी रेगुलरली बदलते रहिए, छतों पे इंश्योर करिए कि आपके कोई कबाड़ी का सामान ना हो जिसमें पानी इकट्ठा हो सके, टंकियां अपनी छत पे जो है उनको ढक कर रखें, तो इन चीजों से इसका कंट्रोल हो सकता है। और डॉक्टर साहब, डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इसका जो सिम्टम होता है, जो जोड़ों में दर्द होता है, भयंकर दर्द, उसी वजह से इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। और डॉक्टर साहब, डेंगू में ही कहा जाता है कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो उसका फिर क्या उपचार होता है? देखिए, प्लेटलेट जो है, जैसे नॉर्मल प्लेटलेट आपका 2.5 से 3 लाख नॉर्मल काउंट होता है, तो जब तक आपका 50,000 से ऊपर काउंट है तो कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छा। लेकिन आपको मॉनिटर करने की जरूरत है। और डेंगू में एक इंटरेस्टिंग चीज जो ध्यान रखने योग्य है, जो आम श्रोताओं के लिए बहुत जरूरी है, कि जब तक आपको बुखार है डेंगू का,
तब तक खतरे की इतनी बात नहीं। तो जो जरा खतरे वाला पीरियड, जो हम क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं, वो होता है बुखार उतरने के बाद 3 से 4 दिन का पीरियड। अच्छा, यानी इसमें उल्टा साइकिल है कि बुखार ठीक हो गया लेकिन आप ठीक नहीं हुए अभी। बुखार के बाद आपका जो प्लेटलेट काउंट है वो तब कम होना शुरू होता है। अच्छा। तो जो आपका रिस्क होता है, जो हेमोरेजिक, जो शरीर से खून के रिसाव का रिस्क, उस पीरियड में सबसे ज्यादा होता है। तो नॉर्मली हम सोचते हैं हमारा बुखार ठीक हो गया, अब हम वापस नॉर्मल काम पे चलते हैं या जो करते हैं। तो डेंगू में वो पीरियड बहुत क्रिटिकल है, उसका ध्यान रखना जरूरी है। एक आपका पानी जो आप पीते रहिए वो बहुत जरूरी है, ऑप्टिमल हाइड्रेशन मेंटेन करना, क्योंकि जो आपको खून का रिसाव होता है वो इसलिए होता है कि डेंगू बुखार से जो आपकी कैपिलरीज हैं ब्लड की, उनमें लीकेज शुरू हो जाता है और उनसे वसा रक्त बहना शुरू हो जाता है। तो उसका ध्यान रखने का। दूसरा चीज आजकल जो देखा गया है वो है कि पैनिक बहुत क्रिएट हो जाता है। सब लोग प्राइवेट में जा जाके अपना ब्लड टेस्ट कराते रहते हैं, उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। डेंगू मेरा मानना है कि जब तक आपको हेमरेज नहीं है, शॉक नहीं है, मतलब आपका बीपी अनरिकॉर्डेबल नहीं हो गया है, शरीर के किसी अंग से खून का रिसाव नहीं हो रहा है, चकत्ते बहुत ज्यादा बड़े नहीं है जी, तो इसका इलाज पूर्णतः घर पर संभव है। आपको अस्पताल भागने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत पैनिक करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, अब आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं चिकनगुनिया की। तो इसको फिर इन दोनों से श्रोता कैसे अलग करे? चिकनगुनिया जहां तक हमारा मानना है, क्योंकि ये जानलेवा मर्ज नहीं है, इसके क्या लक्षण होते हैं? इसका जो कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है वही है कि आपको बुखार रहेगा। बुखार के अलावा इसमें जो जोड़ों में दर्द होता है, जो आर्थ्रोपैथी है, आर्थराइटिस है, वो बहुत ज्यादा सिवियर और थोड़े लंबे ड्यूरेशन का होता है। तो इसको हम बेंडिंग डिजीज भी बोलते हैं कि आप बस इतना ज्यादा दर्द होता है कि आप मुड़े ही रहते हैं, आप अपना पूरा शरीर सीधा नहीं कर पाते। देखिए, पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको डिस्कम्फर्ट तो होता है, लेकिन ना तो इसके कोई लॉन्ग टर्म सीक्वल होते हैं, आपको डिसेबिलिटी नहीं होता है। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है जो अपने आप ठीक हो जाएगा अगर कोई उपचार नहीं भी करेंगे तो। उपचार इसका जो हम बोलते हैं कि रेस्ट करिए, और आपको पेन कम करने के लिए कुछ दवाइयां होती हैं वो दी जानी चाहिए। कुछ दवाइयां अवॉइड करनी होती हैं, जैसे एस्पिरिन, वो इसको कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। दर्द की कुछ दवाइयां इसमें कॉम्प्लिकेशन ला सकती हैं। और डॉक्टर साहब, अब ये तीनों बीमारियों को लेकर के हम एक सबसे ज्यादा जरूरी है कि खान पान पर किस तरह नियंत्रण रखें। इन बीमारियों पे हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज कि अब मच्छर हमारे आसपास तो रहेंगे ही, हम अपने घर को अवॉइड कर सकते हैं। कहीं भी बाहर जाते हैं, पार्क में जाते हैं तो जरूर मच्छर काटेगा, तो उनसे बचाव के लिए आप क्या सलाह देंगे? एक बेसिक चीज तो ध्यान रखने का कि खाली अपना घर साफ रखने से, आपने बहुत सही बात अंडरलाइन किया कि खाली अपना घर साफ रखने से आप बीमारियों से नहीं बच सकते। क्योंकि इसके 2 कारण है। एक तो कि ये सिर्फ ये नहीं कि आप बाहर जाएंगे, जो मच्छर का उड़ने का डायमीटर है वो अराउंड 2 किलोमीटर होता है। अच्छा। तो अगर आपके शहर में कोई भी स्लम है, वहां पर ही मच्छर पनप रहे हैं, तो आप भी इतना ही रिस्क पे हैं, चाहे आप कितना भी हाई राइज बिल्डिंग में रह रहे हैं, फ्लुएंट एरियाज में रह रहे हैं। तो इस बीमारियों का आप जो रोकथाम कर सकते हैं वो समाज इकट्ठा होकर कर सकता है, अकेले ये संभव नहीं। मच्छर बहुत ही बलशाली वेक्टर माना गया है। जी, बिल्कुल। देखने में छोटा है पर इसका काटने का जो उसका वो है वो बहुत ज्यादा भयंकर है। तो इसका हम लार्जर, तो इसीलिए ये मेरा मानना है ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज मोर ऑफ आपका एनवायरमेंटल इशू। अगर आप लार्जर सैनिटेशन का ध्यान रख सके, वाटर स्टैग्नेशन ना होने दें, पूरे मच्छरों को ना पनपने दें पूरे सिटी में, वही एक तरीका है। आप पर्सनल प्रोफाइलैक्सिस से मलेरिया, डेंगू और इससे नहीं बच सकते। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया पर तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इसके लक्षण, बचाव और उपचार, इस विषय पर अभी आप डॉक्टर कपिल यादव से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। आप प्रोफेसर हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? इस कार्यक्रम में और आप क्या सुनना चाहते हैं? आप हमें लिख सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। हमारे कार्यक्रम में कोई सुझाव देना चाहें, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें तो आप हमें मेल कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारी मेल ID healthairdaily@gmail.com। इसके अलावा भी अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं तो हमें अवश्य लिखिए। फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार।